हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की फर्स्ट बुक से कुछ टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। टॉपिक है आज का समकालीन दक्षिण एशिया, और आज हम जानेंगे कि एशिया के जो दक्षिणतम हिस्से में कौन से देश पड़ते हैं और उसकी विश्व राजनीति में क्या क्या भूमिका है, और हम जानेंगे इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, और समझेंगे कि कैसे ये मदद करते हैं हमें विश्व राजनीति को समझने में। आइए बच्चों, समझते हैं कुछ ट्रिक के साथ में और कुछ हंसते खेलते हुए। ठीक है बच्चों, आइए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समकालीन दक्षिण एशिया में बच्चों 7 देश आते हैं, और 7 देश के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि बचपन से ही भारत में एमबीए किया। ठीक है, तो बचपन से एमबीए किया मतलब आपको पता है बचपन में एमबीए आपको जो है ये ट्रिक सिखाई गई थी पड़ोसी देशों के लिए, लेकिन इसका ही अप्लाई करके इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हमने दक्षिण एशिया के लिए एक ट्रिक बनाई है। बचपन से ही भारत में एमबीए किया। वहां से हो गया बांग्लादेश, चा से चीन नहीं आता है दक्षिण एशिया में। उसके बाद आ गया वहां से पाकिस्तान, ना से नेपाल, सा से श्रीलंका, ही का कोई यूज नहीं है। बाहर से भारत का हो गया भारत सीधा, में का कोई यूज नहीं है। और वहां से हो गया मालदीव, बी से हो गया भूटान, और से हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पढ़ा जाता है बट लेकिन ये पूरा का पूरा समकालीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है, दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है। अब हम जानते हैं कि आपको पता है कि ये जो भारत है इसके बगल में ही ये दक्षिण एशिया कहीं ना कहीं पूरा का पूरा विराजमान है। ठीक है, आप देखोगे कि हमारे जो द्वीपीय देश हैं जैसे दक्षिण एशिया के, वो है एक श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश भी है, साथ में बगल में है मालदीव। ठीक है, द्वीपीय देश है, द्वीपों का समूह है। इसकी विशेषता क्या है, और कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व बहुत अधिक है, और क्योंकि इसका एरिया वाइज भी भारत बहुत बड़ा है। भारत दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देशों में से एक है। फिर आ जाता है पाकिस्तान। बच्चा इधर अफगानिस्तान है, बट अफगानिस्तान को सिर्फ नाम मात्र के लिए देखा जाता है नहीं। बांग्लादेश ये है, भूटान यहाँ पे हमारा पड़ता है ऊपर में। ठीक है, एक गोला से देखोगे भूटान है, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स सा बना हुआ दिखाई देगा, ये हमारा नेपाल देश है। ठीक है बच्चा, और इसके साथ ही हम बहुत आराम से समझते हैं। और हम क्या जानते हैं कि दक्षिण एशिया की विशेषता क्या है। इसके नीचे में आपको देखोगे हिंद महासागर पड़ता है, यहाँ पर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसे जो किसी देश के नाम पर है। बगल में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आप देखोगे द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर अरब सागर पड़ता है। ठीक है, ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये दक्षिण एशिया की विशेषता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी नदियां बहती हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जल विवाद, चाहे दोनों देशों के बीच में कहाँ पर कैसा लोकतंत्र है, कहाँ पर तानाशाही है, कहाँ पर किस किस चीजों की भूमिका रही है। और दक्षिण एशिया में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सभी देश किस चीज को ज्यादा मानते हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देना अधिक पसंद करते हैं। और लोकतंत्र की बहाली भी दक्षिण एशिया में किस किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से लोकतंत्र ने संघर्ष किया, ये सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम जानेंगे कि नेपाल में 2006 तक जो था संवैधानिक लोकतंत्र था, और 2008 में क्या हुआ था, लोकतंत्र की बहाली हुई। हमने ये पढ़ लिया है कि क्या नाम है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को ज्यादा लोग मानते हैं, और ज्यादा लोग चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की बहाली रहे। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं नेपाल के द्वारा, भूटान के द्वारा। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, और 1968 तक जो मालदीव था वो भी क्या था, एक सल्तनत हुआ करता था। अब वहां पर क्या है, अब वहां पर बेटा लोकतंत्र की बहाली है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान में सेना है, सेना का शासन है, या एक लगता है हमारे वीडियो के बीच में बाधा बन जाता है, कुछ ना कुछ बाधाएं जीवन में आती रहेंगी, कोई बात नहीं, हमें रुकना नहीं है, आगे चलते रहना है, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहना, इसी का नाम जिंदगी है। चलो बेटा चलते हैं फिर से। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, सैनिक, क्योंकि सैनिक शासन भी रहा है पाकिस्तान में, और लोकतांत्रिक लोग भी, क्योंकि लोकतंत्र को हर कोई चाहता है। लोगों को चाहिए कि उन पर कोई शासन करे, परंतु उनकी चलती है। ठीक है, और लोग अपने अनुसार ही अपने शासक को चुने। ठीक, ऐसा होता है, यही लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना हुआ या चलाया गया शासन लोकतंत्र। ओके, अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्या है, कैसे। पाकिस्तान में 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान, हमें पता है कि दोनों ही एक साथ आजाद हुए थे, 2 राष्ट्र बने थे। ठीक है,
तो 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये भी आज़ाद हुआ था, और भारत तो पहले से ही था, भारत से टूट कर पाकिस्तान बना। पहले जो सबसे पहले जो चुनी गई यहाँ पर था जनरल अयूब खान ने अपना निर्वाचन करवा लिया और यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर लोगों का गुस्सा भड़का जनरल अयूब खान के खिलाफ में। फिर यहाँ पर अगला शासक कौन बन गया, जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली और सैनिक शासन लगा दिया, क्योंकि जनरल था और जनरल क्या आ गए, शासन में आ गए, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर सैनिक शासन लग गया, सैनिकों का दबदबा यहाँ पर रहा है क्योंकि। फिर याहिया खान जो थे वो 1971 के टाइम पर क्या कर रहे थे, भारत से टकरा रहे थे। भारत से जब टकरा रहे थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का विवाद खड़ा हो रहा था, जिससे भारत को दिक्कत हुई थी। हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या हुआ था, कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो 1971 में क्या हुआ बेटा, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। पाकिस्तान को क्या हुआ, अपने अंदरूनी संकट का सामना करना पड़ा। अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से उसने एक देश का, पूरे पाकिस्तान को देश में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। और भारत ने इसमें पूरा सहयोग किया, ठीक है, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हो गया। 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार पाकिस्तान में बनी रही, जो कि निर्वाचित सरकार थी, जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। ये सैनिक शासन नहीं था। उसके बाद बच्चा हम समझते हैं कि अगले जो आए शासक यहाँ पर, उसका नाम था जनरल जिया उल हक। इन्होंने 1977 में इस सरकार को गिरा दिया। किस सरकार को गिरा दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया और यहाँ पर खुद को स्थापित कर लिया सैनिक शासन के तहत, ठीक है। फिर 1982 में जिया उल हक का जो है विरोध होने लग गया। लोकतंत्र के जो समर्थन करने वाले जो लोग थे, ठीक है, जो लोकतंत्र का समर्थन करते थे, उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया और बेनजीर भुट्टो को 1988 में क्या कर लिया, 1988 तक क्या कर लिया, चुन लिया। ओके, फिर आगे हम चलते हैं कि आपको पता है कि जब जब यहाँ कठिनाई रही, हम उस चीज टॉपिक को ले रहे हैं। 1999 तक निर्वाचित सरकार का राज कायम रहा, लेकिन 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ को फिर से दिक्कत हो गई। तो नवाज शरीफ को क्या हुआ, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनको क्या कर दिया, नवाज शरीफ को हटा दिया। किसने हटा दिया, परवेज मुशर्रफ ने। कब हटा दिया, 1999 में। जब 1999 में नवाज शरीफ को हटा दिया तो खुद को स्थापित कर लिया। 2001 में धांधली कर ली, चुनाव करवाया और नकली तरीके से चुनाव कराया, है ना। और क्या नाम है, खुद को स्थापित कर लिया राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर निर्वाचित कर लिया परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। और 2008 के बाद यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन रहा तो कभी लोकतंत्र रहा, कभी लोकतंत्र रहा तो कभी सैनिक शासन रहा। इससे हम समझ सकते हैं जीत हमेशा सच की होती है, और लोग चाहते थे कि उनके ऊपर जबरदस्ती शासन ना किया जाए, तो इसलिए कई बार सैनिक शासन होने के बावजूद भी पाकिस्तान में क्या आया, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र बहाल हुआ, ठीक है बच्चा। कि भारत और बांग्लादेश के क्या संबंध है, सहयोग वाले क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, विकास, आर्थिक सहयोग, बहुत सारे मामलों पर ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट एक्ट 2014 और लुक ईस्ट जो पॉलिसी है 1991 की, उसका सहयोगी है, उसका साथ देने वाला है। पर्यावरण के मामले में दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोविड-19 की जो भारत ने वैक्सीन बनाई थी, उसे बांग्लादेश तक पहुंचाया था किसने, भारत ने। विवाद के क्षेत्र कौन कौन से दोनों के देशों के बीच, ढाका जो है भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करने देता है, ठीक है, निर्यात नहीं करता है। रास्ता देने से इनकार कर देता है बांग्लादेश अपने क्षेत्र में से, और साथ साथ में कट्टरपंथी जो है क्या नाम है, लोगों का सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश, ठीक है, ऐसा मानना है भारत का। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लेकर दोनों के बीच में विवाद है। बांग्लादेश सरकार भारत की चिटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का काम करती है और प्राकृतिक गैस में बेईमानी करने का आरोप भी लगाया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बच्चों हम जानेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में कैसे संबंध है, मधुर संबंध के बारे में, मतलब अच्छे संबंध के बारे में पहले जानते हैं। भाषा और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे का क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं। अगला है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है कि दोनों ही देश क्या करेंगे, मुक्त रूप से एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे,
व्यापार करेंगे, अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए क्या करेंगे, खोलेंगे। ठीक है, ये दोनों ने अपना रखा। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही में भारत ने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए क्या किया, मतलब अगर वहाँ पर कुछ भी तबाही हुई थी तो उसके लिए सहायता दी। ठीक है, आर्थिक रूप से मदद करी। भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का क्या कारण है, आपको पता है, तमिल और सिंहली लोगों के बीच में वहाँ विवाद है, जातीय संघर्ष है। जातीय संघर्ष की वजह से भारत के जो तमिल लोग हैं कई बार प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या करती है, इनके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी भारत करता है। ठीक है, ऐसा मानना है श्रीलंका का। 1987 में इसका एक देखा भी गया था परिणाम भी। इसमें क्या हुआ था कि राजीव गांधी ने क्या करा था, श्रीलंका में शांति सेना भेजी, क्या, ताकि जो लिट्टे उग्रवादी समूह है, जो तमिल लोगों के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो उसको शांत किया जा सके, है ना। लेकिन 1989 में विफल होकर वापस आ गया। ऐसा श्रीलंका वाले मानते हैं कि भारत जो है कई मामलों में श्रीलंका की दखलंदाजी करता है। समझ में आया बच्चों? आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और इसमें आपको भरपूर जो मैंने टॉपिक बताया है उसके बारे में आपको पता चला हो कि समकालीन दक्षिण एशिया में किसके साथ में कैसे संबंध है और कौन कौन से देशों के की स्थिति कैसी है, इसके बारे में आपको पता चला हो। इसलिए आप ऐसे ही सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जब तक हमारे साथ बने रहिए। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।